हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट ऑफ बजट, कि अर्पित जो बजट होता है वो कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरता है और उसके बाद फाइनली जाकर उसका एक शेप हमें देखने को मिलता है डैट यस दिस विल बी द बजट ऑफ आवर कंट्री फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर आज की क्लास प्रोसीड करने से पहले आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है, यहाँ पर डिस्कशन करते वक्त ना आप लोगों को कुछ टर्म्स दिखेंगी और उन टर्म्स में आपको 2 टर्म स्पेसिफिकली दिखेंगी। एक लिखा होगा ईशा 1 रुपये और एक जगह पर लिखा होगा 100 रुपये। अब बजट इतने करोड़ों अरबों का अनगिनत अमाउंट का बजट होता है हमारे देश के लिए जो एनुअली प्रेजेंट करा जाता है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। वहाँ पर ये 1 रुपये और 100 रुपये का क्या मतलब है, उस पर ज़्यादातर अपना फोकस रखना आज की क्लास में डिस्कशन में। बाकी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि हाँ जनरली आप एक बार सुनोगे आपको समझ में आ जाएगी प्रक्रिया। वो 1 रुपये और 100 रुपये वाली बात क्या है, तो ये मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि 1 रुपये और 100 रुपये वाली बात जहाँ जहाँ जितने बार मैं डिस्कस करवाऊँगा उस पर ज़्यादा फोकस रखना अपना। बहुत सारे एग्ज़ाम्स उन आंकड़ों को बदल सकते हैं 1 रुपये और 100 रुपये वाली बात को। तो देखते हैं व्हाट आर द स्टेजेस इन द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। बजट जो है वो ना पार्लियामेंट में जब भी प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होने से लेकर पूरा जब वो रेडी होता है तो वो 6 स्टेजेस से पास होता है। ठीक है, पहली स्टेज के अंदर जर्नली बजट को प्रेजेंट करा जाता है। दूसरे में उसके ऊपर डिस्कशन होती है, जनरल डिस्कशन होती है। यानी कि क्या इससे मैं ये इंटरप्रिटेशन लगा लूँ क्या कि जब बजट प्रेजेंट करा जाता है तो क्या वहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं होती क्या? देखते हैं अभी इस चीज़ को। उसके बाद जनरल डिस्कशन होने के बाद ये तो हो गया कि सरकार ने अच्छा सब कुछ बता दिया कि इस देश में 1 साल के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा। लेकिन वेरियस डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी दी जाती है कि सरकार ने जिस डिपार्टमेंट जिस मिनिस्ट्री को जितना पैसा दिया है उसको इन डेप्थ जाके स्क्रूटिनाइज करा जाए। उसके बाद वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स की। सरकार पैसा मांगना चाह रही है कि हमने जो भी मुंह फाड़ कर स्कीम्स को, डिपार्टमेंट्स को या नई पॉलिसीज़ वगैरह को लाने के लिए जो वादे करे हैं उसके लिए हमें पैसे चाहिए देश की तिजोरी से। उसके ऊपर वोटिंग होती है कि सरकार को उस देश की तिजोरी की चाबी मिले कि ना मिले, जिसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और एक फाइनेंस बिल पास होता है। ये ना एक करेक्ट ऑर्डर है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले एक खेल ये भी हो सकता है आपके साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर ही, छोटे एग्ज़ाम्स के अंदर तो हो ही सकता है लेकिन यूपीएससी भी ये वाला काम कर सकता है कि ये जितनी स्टेजेस श्रेया लिखी हुई है ना, इसको यूपीएससी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। इसका ऑर्डर श्रेया चेंज मत करना आंसर राइटिंग करते हुए, ये ऐसे ही होगा। ओके, यहाँ पर कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होने वाली। कुछ चीज़ें जब आप कैसे भी करके लिख सकते हो उनको, मैं कभी आपसे नहीं बोलता कि आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर में याद करो किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें रुकना पड़ता है, थमना पड़ता है ये जानने के लिए कि प्रॉपर तरीके से स्टेजेस क्या है। तो चलो सबसे पहली स्टेज जो होती है उसके बारे में बात करते हैं, बजट की प्रेजेंटेशन स्टेज। देखो, एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन चली आ रही है हमारे देश में, लिखा हुआ ना पहले ही शब्द है कन्वेंशनली, यानी कि ये कोई पार्लियामेंट्री कन्वेंशन वाली चीज़ होगी। कन्वेंशन ये है, परंपरा ये है कि बजट जो है वो लोकसभा को प्रेजेंट करा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्री के द्वारा। अर्पित वित्त मंत्री बोलते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर को, है ना। वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा के सामने बजट को प्रेजेंट करा जाता है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। ये पहले करा जाता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे। अब क्या हो गया है, 2017 से जो बजट जो प्रेजेंट होना शुरू हुआ है लोकसभा को ही होता है प्रेजेंट। कन्वेंशन वो तो है, लेकिन डेट ऐसा नहीं है कि कोई आगे पीछे नहीं सरका सकता था। लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी जो है ये एक कन्वेंशन थी। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूँ ईशा, लोकसभा को ही प्रेजेंट करा जाएगा, ये कन्वेंशन है। प्लस कन्वेंशन एक ये चली आ रही थी
कि फरवरी मंथ के अंदर बजट प्रेजेंट करा जाएगा, लेकिन फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर। अब क्या है, एक कन्वेंशन के लोकसभा को दिया जाएगा सबसे पहले, वो तो कन्वेंशन है, लेकिन अब एक कन्वेंशन ये टूट गई है कि लास्ट डे से होते हुए फरवरी का जो फर्स्ट डे है वहाँ पर बजट जो है वो सरकार लेकर आती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते हैं। बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे। बजट की जो डेट है ना वो आगे खिसक गई है 1 फरवरी को। आई थिंक मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देने लगा था श्रेया, लेकिन दे नहीं पाया था, है ना। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ना कि मेरे को बताना है कि बजट की डेट आगे क्यों जो है वो खिसक गई है। बात ये है कि जो बजट है ना वो 1 फरवरी को आने लगा है। ये डेट ना लास्ट फरवरी क्या होती है 28 फरवरी, लीप ईयर हुआ तो 29 फरवरी, लेकिन यहाँ पर डे नहीं था, लास्ट डेट नहीं थी, सॉरी, लास्ट वर्किंग डे था। अब वर्किंग डे अलग अलग बदलते रहते थे, लेकिन कुल मिलाकर आप ये मान लो कि लास्ट के जो 2 हफ्ते हैं फरवरी, वहाँ पर जाकर कभी भी बजट जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता था। अब इसकी डेट एक फिक्स कर दी गई है, 1 फरवरी को प्रेजेंट करा जाएगा। हालांकि ये भी कन्वेंशन के तौर पे चला रहा है, इसको भी आगे पीछे करना है, तो कल को हम प्रधानमंत्री बनकर ये वाला काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब क्या होता है, ये डेट सरकार ने थोड़ा सा एडवांस करने को इसलिए सोचा, श्रेया समझना इस बात को। देखो, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी पर जब बजट प्रेजेंट करा जाएगा, उसकी जनरल डिस्कशन होते होते जब ये 6 स्टेजेस से पास होगा, तब तक जो महीना है हो सकता है ना श्रेया कि वो 1 अप्रैल से आगे की तारीख हो जाए। बताओ, ये 6 स्टेजेस पास होते होते और जिस प्रकार से हमारे देश में सरकारी कामकाज होते हैं, क्या हम कह सकते हैं ना कि 1 तारीख से आगे पास हो जाए डेट, 1 अप्रैल से, है ना। हमारे देश में ये बताओ मयूर, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। अगर 1 अप्रैल को श्रेया हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, क्या हम ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें कि मान लो श्रेया आपका बर्थडे है, तो और अगर कोई पार्टी प्लान हो रही है, आपके घर वाले आपके लिए कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो वो तैयारी पहले से ही होनी चाहिए ना, कि बर्थडे के बाद वो तैयारी होना शुरू होंगी। बताओ, वो तैयारी पहले से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर 1 अप्रैल से हम लोग हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर शुरू करने जा रहे हैं, सारा का सारा स्कीम, कौन कौन से डिपार्टमेंट, मंत्रालय को कितना पैसा किस चीज़ के लिए देना है, पूरे साल कितना कितना पैसा जाएगा, ये सारे मुद्दे, सारी चर्चा और सारा का सारा पैसा, ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाने चाहिए? आपको नहीं लगता 31 मार्च तक ये वाला काम पूरा का पूरा हो जाना चाहिए, है ना। होता क्या था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी का अर्पित ये मतलब होता था कि फरवरी तो निकल गई, बचा सिर्फ मार्च का महीना। इतनी काबिल सरकार है क्या हमारे देश के अंदर श्रेया के 31 दिन के अंदर अंदर ये 6 स्टेजेस कंप्लीट कर ले और आराम से 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर फुल थ्रॉटल पर इम्प्लीमेंट हो जाए? बताओ, नहीं ना। टाइम बढ़ा लिया बस प्रिपरेशन के लिए, बात ये है यार। आप ये कहकर बैठे हुए हो कि मैं ना इस डेट पर इस तारीख से, अगले महीने की इस तारीख से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। अभी आपके पास दिन है, अगर 45 दिन, 40 दिन, 30 दिन अगर आप आगे प्रिपरेशन स्टार्ट कर लोगे, 4 दिन भी आगे कर लोगे स्टार्ट, तो आपका कोई नुकसान है? नहीं ना। आपके लिए जो बेसिकली जो डेडलाइन या टाइमलाइन है, जो एकदम से एंशियस टाइम होगा प्रिपरेशन करने का, एटलीस्ट आप उससे बच सकते हो ना कुछ एडवांस डेज को यूटिलाइज करते हुए, है ना। सिमिलरली सरकार ने भी यही सोचा 2017 में, एंड डेट एडवांस कर दी। तो अर्पित, इसके लिए चाहे कोई भी रीज़न हो, सिंपल सा रीज़न बस आपको इंटरव्यू में यही देना होता है कि सिर्फ मार्च का महीना सरजी रह जाता था और 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पैसा एलोकेट होना तो वो कुछ दिन और कुछ हफ्ते और कुछ महीने वेस्ट करने वाली बात है। यानी कि अप्रैल का महीना तो कोई एंजॉय कर ही नहीं पा रहा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो तो कैसे भी करके रेडी है ही नहीं ना देश में। है ऐसा कि नहीं, बताओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। बजट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड टू अ हाउस इन 2 और मोर पार्ट्स। ऐसा होता है कभी कभार, ठीक है, कि बजट जो है
बजट काफ़ी बड़ी चीज़ होती है ईशा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, बहुत सारे स्कीम्स, पॉलिसीज़, यहाँ पैसा कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा। हो सकता है उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए सरकार के द्वारा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में। एंड जब ये प्रेजेंटेशन हो रही होती है किसी भी एक एक पार्ट की, हर एक पार्ट को ना पूरे के पूरे बजट की तरह ही ट्रीट करा जाता है, पूरे के पूरे बजट की तरह ही उसके साथ डीलिंग करी जाती है, उसको इंडिविजुअल पार्ट की तरह नहीं देखा जाता है। यानी कि श्रेया, अगर किसी पार्ट के ऊपर अगर कोई पार्ट प्रेजेंट आज हो रहा है एंड कोई दूसरा पार्ट 15 दिन बाद प्रेजेंट हो रहा है, तीसरा पार्ट 45 दिन बाद प्रेजेंट होना है, लेकिन पहले पार्ट को भी उतनी ही इज्जत से देखा जाएगा जितना बाकी दोनों पार्ट को देखा जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट के अंदर पैसों की एलोकेशन एंड पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है उसका सोर्स, ये हमारे देश के आर्थिक स्थिति के लिए एक साल के लिए 365 दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइट करी जाती है, विच इज़ नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, ये बात समझ में आई? मतलब ये भी क्या है एक तरीके से श्रेया, ये तो एक वो है ना, रिस्पेक्ट देने वाली बात है बस एक तरीके से बजट को। ऐसे कोई इस लाइन के अंदर कोई इसका वो रॉकेट साइंस तो कोई है नहीं, है ना। फर्दर, देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑफ द बजट जिस दिन वो प्रेजेंट करा जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई जो कि मैंने आपसे पूछा था। जर्नल डिस्कशन का दिन अलग है, जिस दिन बजट प्रेजेंट करा जा रहा है उस दिन सिर्फ प्रेजेंट करा जा रहा है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो, आपको टीचर एक कॉपी बांट रही है जिस पे कुछ लिखा है, कोई बुक बांट रही है, पहले उस बुक को श्रेया पढ़ना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उस पर चर्चा करोगे कि नहीं करोगे, कि पहली पेज को खोलते ही डाउट पूछने लग जाओगे, है ना। वो वाली बात है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट को प्रेजेंट करते हैं विद अ स्पीच नोन एज बजट स्पीच। कौन से हाउस के अंदर प्रेजेंट करते हैं? फिक्स है ये कन्वेंशन, है ना। तो एट द एंड ऑफ द स्पीच इन द लोकसभा, अगर उन्होंने लोकसभा में प्रेजेंट करा था, वहाँ स्पीच दी है। और लोकसभा के अंदर देखो, वैसे तो ये कन्वेंशन है, लेकिन अर्पित ज़्यादा फीजिबल ऐसा क्यों है कि लोकसभा के अंदर ही वित्त मंत्री आए और वहीं पेश करें और वहीं डिस्कशन वगैरह कुल मिलाकर लोकसभा से ही शुरू हो? ये चीज़ फीजिबल क्यों है? क्यों मैं इस चीज़ को थोड़ा सा जस्टिफिएबल कह सकता हूँ? एंड देश का जो पूरा 5 साल के लिए जो पैसा है वो सारा, हाँ, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में ही है। एंड वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम पर? लोकसभा के अंदर, है ना। कन्वेंशन ये है कि बजट जो है वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट होता है, ये कन्वेंशन है। देखो लिखा हुआ है कन्वेंशनली, येलो कलर से मार्क करा मैंने, बजट इज प्रेजेंट टू लोकसभा। राज्यसभा के अंदर पहले प्रेजेंट नहीं हो सकता। अर्पित, कोई रूल है क्या ऐसा? कोई पाप हो जाएगा क्या? मैंडेटरी नहीं है बस। हाँ, कन्वेंशन देखो बनाई इसलिए जाती हैं श्रेया के, जो कि ईशा सुनने में थोड़ी सी ठीक लगे, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, रैशनैलिटी हो, है ना। राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट कर भी दिया जाए ना। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे श्रेया कि राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट करने से नुकसान क्या होगा या फ़ायदे क्या होंगे, अगली लाइन आपका आंसर दे देगी आपको इंटरव्यू रूम का। एट द एंड ऑफ द स्पीच इन द लोकसभा बजट इज़ लेड बिफोर द राज्यसभा, जो कि सिर्फ इसको डिस्कस कर सकता है, इसके पास कोई पावर ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है वोट करने की ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो जब कोई पावरलेस अथॉरिटी के सामने एक पावरफुल अथॉरिटी बैठी हुई है जो पूरे के पूरे निर्णय ले सकती है, तो सबसे पहले तो उसको दो ना, लोकसभा को दो ना, जो कि ऑल टाइम पावरफुल बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, बजट डॉक्यूमेंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। उसके अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? बजट स्पीच होती है, उसके बाद पूरे का पूरे चिट्ठा होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिमांड होती है जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स करते हैं, इसको कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, कितना कितना पैसा किसको किस किस चीज़ के लिए चाहिए। फिर तिजोरी को खोलने की चाबी एप्रोप्रिएशन बिल, पैसों के मुद्दे के साथ डील करा जाता है, तो उसके लिए फाइनेंस बिल। कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो कि मैंडेटरी हैं अंडर FRBM एक्ट। इस वाली लाइन को मैंने नितिन सिंघानिया से आपको बताया था। इस एक्ट का फुल फॉर्म होता है
श्रेया, ईशा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, fiscal responsibility and बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्ट ये होता है। इसके बारे में हम लोग जो डिस्कशन है वो करेंगे इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता इससे मयूर। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रेजेंट करी जाती है। क्या डिफरेंस होता है श्रेया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में? मैं नहीं समझता एग्रीगेट और सप्लाई और डिमांड पूरी कंट्री का। बस सिंपल सा ये बोलो ना, टेक्निकल क्यों बनाते हो बे? ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करता है। तो यहाँ पर देश के लिए बजट प्रेजेंट हो रहा है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए प्रेजेंट हो रहा है? देश के लिए। तो जब पूरे देश की कभी भी बात होती है इन टोटलिटी इन एग्रीगेट टर्म्स, उसको क्या बोला जाता है, माइक्रो के मैक्रो? मैक्रो। इसलिए इसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, कि मतलब देश का पूरा जो इससे हालात हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट या कोई भी एक सेक्टर को बूस्ट करना है तो उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, क्या रणनीति रहेगी पैसों की टर्म्स में, लेकिन किसकी रणनीति, आरबीआई की कि सरकार की? सरकार की। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी क्यों नहीं लिखा हुआ है? मतलब कहीं पर भी, मतलब देखो ना बजट के अंदर कहीं पर भी मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र क्यों नहीं है? यस, वो गवर्नमेंट के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, एंड वो सरकार ही होती है, वो चीज़ सरकार ही होती है कि जो देखती है कि हाँ देश में पैसा कहाँ का खर्च होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। और उसके बाद एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, आने वाले सालों के अंदर श्रेया सरकार कुछ रणनीतियों की मदद से कहाँ देश को देख रही है। और एक होता है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी मतलब जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है जर्नली ये वाली बात करती है 1 साल की, और मीडियम टर्म का मतलब ये आने वाले सालों के अंदर सरकार कहाँ देख रही। दोनों बातें सेम है, बस ये ऊपर वाला मान लो कि अगले साल ये फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट फिर बनेगी। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट सरकार ये कहती रहती है कि अभी हम इसके ऊपर पैसा इसके अंदर इस सेक्टर के अंदर इस स्कीम के अंदर इन्फ्यूज़ करते चले जा रहे हैं। एक टाइम के बाद इससे हमें एक बहुत फेवरेबल आउटकम देखने को पक्का मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, एक मेमोरेंडम जो कि एक्सप्लेन करता है क्या क्या प्रोविजन होंगे फाइनेंस बिल के अंदर, उसको हम अभी देखेंगे। बजट एट अ ग्लैंस यानी कि एक समरी, एक पूरा का पूरा एक टीजर बजट का, एंड आउटकम बजट। आउटकम बजट मतलब ऐसा करके क्या क्या मिल जाएगा हमें, बस वो चीज़। पहले क्या होता था, जो इकोनॉमिक सर्वे है इट वॉज ऑल्सो यूज टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट, उसी दिन आ जाता था। अब ये एक दिन पहले आता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई रूल हुआ क्या, फिक्स रूल हुआ, या फिर इसको भी मैं कन्वेंशन बोल दूँ? अब ये कन्वेंशन बन चुका है ऐसा? कन्वेंशन ही है ना। क्या हम आज ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कन्वेंशन है वो इनफॉर्मल है एक तरीके से, कोई भी चीज़, यानी कि इट इज़ लाइकली टू बी चेंज। सही है। अब क्या है, ये जो रिपोर्ट है ना, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा है ये? कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस इकोनॉमिक सर्वे बोथ। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड ये इंडिकेट करता है नेशनल इकोनॉमी का स्टेटस। इकोनॉमिक सर्वे भी यही चीज़ जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, ईशा बताओ। ठीक है, अब ना क्या होता है, जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ था उस दिन तो ये सारे के सारे फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी हो रही थी। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा घर सज रहा है यहाँ पर, किसी फंक्शन के लिए प्रेजेंट करा जा रहा था बजट।
ठीक है, देख लिया। अब प्रेजेंटेशन में जनरली मुझे तो कोई रूल दिखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन ही दिख रही हैं, राइट? कोई रूल दिखा आपको प्रेजेंटेशन में? कोई भी रूल है? नहीं, कन्वेंशन ही है ज़्यादातर। हाँ, फॉर्मल रूल कुछ इस प्रकार से है, लेकिन उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो देखो लोकसभा और राज्यसभा की पहचान है कि ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना श्रेया, ये तो फॉर्मल रूल्स है ना। ये तो जब देश का बजट आ रहा है तो ये तो होना ही है, लेकिन बाकी सारी इसके अलावा कन्वेंशन ही कन्वेंशन है। क्या कह रहे हो? पार्लियामेंट की रूल्स हैं, वो सही बात है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। सरकार के भी रूल्स कह सकते हो कि आने वाले 1 साल के अंदर अर्थव्यवस्था को कैसे मेंटेन करके रखना है, कायम करके रखना है, बस वो चीज़ें। अब बात करते हैं जर्नल डिस्कशन की। जर्नल डिस्कशन जो बजट के ऊपर होती है, इट बिगेंस अ फ्यू डेज आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन। मुझे आपसे कीवर्ड ये जानना है, यहाँ पर ऐसा काय को लिखा हुआ है, फ्यू डेज आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन। अगले दिन क्यों नहीं, 2 दिन बाद क्यों नहीं, कुछ दिन का समय क्यों? बिल्कुल। लक्ष्मीकांत का ये कौन सा एडिशन अभी हमारे हाथ में है? 6th एडिशन है ना। 7th एडिशन अगर आ गया तो अगले दिन ही मैं आपका टेस्ट ले लूँ क्या? आपको उसमें नई नई चीज़ें एनालाइज करने के लिए कोई नए चैप्टर्स मिले, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? PMFIS का 2nd एडिशन आ गया, अगर आप पहला कर चुके होते श्रेया तो PMFIS का अगले दिन 2 घंटे के अंदर ही टेस्ट दे देते थे 2nd एडिशन से, नहीं ना? वो चीज़ है। तो सबको कॉपी दी जाती है, उनको एनालाइज करने के लिए, वो डिस्कस करने के लिए टाइम तो दिया जाएगा। देखो डिस्कशन कभी भी किसी चीज़ पे कब होती है? जब किसी ने किसी चीज़ के बारे में सुना हो, चर्चा करी हो। जैसे आप लोगों को मैं बुलाता हूँ क्लास के लिए, मैं चाहूँ तो रिकॉर्डेड वीडियोस दे दूँ अपनी कुछ साल पहले की, या कैसे भी करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं खुद बना दूँ, आप लोग को लाइव क्यों बुलाऊँ? उसमें क्या होगा कि आप लोग ना मुझसे सवाल जवाब करोगे, जल्दी जल्दी मैं कोर्स भी आगे प्रोसीड कर सकूँगा। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि मुझे पता होता है एटलीस्ट आप या तो पहले से पढ़ के आए होगे, या फिर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में, भले आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आप वाकिफ़ हो उन चीज़ों से। एंड जब हम डिस्कस करेंगे तब आपके भी नए नए डाउट ऑन द स्पॉट खुलेंगे, एंड उससे मैं भी बहुत कुछ सीख सकूँगा जो आप मुझे क्रिस क्वेश्चन करोगे। बस जो हाउस है ना, वो इसी चीज़ के लिए मेंबर्स को टाइम देता है कुछ दिनों का, कि देखो ये नई चीज़ है, इस साल का ये नया डॉक्यूमेंट है जो कि इस देश की आने वाले 1 साल के लिए अर्थव्यवस्था को डिसाइड करेगा। ये अर्थव्यवस्था का जो दिन है वो 1 अप्रैल से शुरू होने जाएगा, 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। आप लोग एक बारी पढ़कर बता दीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या क्या नहीं है। हम इतना पैसा इस मिनिस्ट्री की, इस डिपार्टमेंट की इस स्कीम को देने जा रहे हैं, उतना पैसा उस डिपार्टमेंट के उस स्कीम को देने जा रहे हैं। बस इस सब मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए, उस पर चर्चा होने के लिए मेंबर्स को पता तो होना चाहिए ना, पैसा कहाँ गया, क्या है क्या नहीं है, बस वो चीज़ है। तो इट टेक्स प्लेस इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट लास्ट यूजली फॉर 3 to 4 days। और जब ये 1 फरवरी का दिन आता है ना, तो यानी कि 1 से 4-5 फरवरी मान लो, आप कोई सा भी अखबार उठा के देख लो, कोई सा भी UPSC का चैनल उठा के देख लो, मेरे चैनल के अलावा, आपको हर जगह बजट ही बजट देखने को मिलेगा। स्पेशली अखबार, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइफ मिनट, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे आपको हिंदी के अखबार, इंग्लिश के अखबार सब भरे भरे मिलेंगे पूरे के पूरे। बजट में सरकार ने इस बार ये अनाउंस करा, वो अनाउंस करा, इसके लिए, इस स्कीम के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में पैसा बढ़ गया है, गिर गया है, ये सारे डिस्कशन होते रहते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज जो लोकसभा है ना, वो डिस्कस करता है बजट को। इट कैन डिस्कस द बजट या तो पूरा, या फिर ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व है, बट नो कट मोशन कैन बी मूव्ड। अभी हम आगे देखेंगे इसको एक कट मोशन क्या होता है। इस टाइम पर कट मोशन मूव नहीं करा जा सकता, नो कट मोशन कैन बी मूव्ड, नॉर कैन द बजट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द हाउस। यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं होगी। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अ जनरल राइट ऑफ रिप्लाई एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। जनरली तरीके से जो भी ऊपर से मेंबर्स ने जितना भी यहाँ पर समझाया, क्योंकि जनरल डिस्कशन थी, जनरल रिप्लाई वो यहाँ पर दे देंगे। इन डेप्थ रिप्लाई अभी क्या है कि इनकी टीम वगैरह और प्रिपेयर होना चाहती है,
काफ़ी दिन तक, तो अर्पित आपको पता होगा ना, ये काफ़ी दिन तो नहीं बोलना चाहिए, लगभग 1 से 2 दिन 4 दिन के लिए लॉक भी रहते हैं ये 24 घंटे के अंदर, ये बाहर नहीं निकल सकते। ये वित्त मंत्री, इनकी टीम पूरी की पूरी एक सूटकेस लेकर आते हैं, आपने देखा होगा लोकसभा तक जाते जाते वॉक करते करते श्रेया। तो जिस बजट जिस दिन आने वाला होता है, 1 तारीख को प्रेजेंट होने वाला होता है, उससे कुछ दिन पहले तक ये लोग पार्लियामेंट के चेंबर के अंदर, जो नॉर्दर्न चेंबर होता है लोकसभा के उधर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट्स और ये जितने भी जो ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पर, सॉरी ब्लॉक्स होते हैं जो नॉर्दर्न ब्लॉक, वहाँ पर इनको लॉक कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कोई काल खोटरी होती है, होता पूरा का पूरा फ्लोर है, लेकिन ये वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। देयर इज़ नो इंटरनेट फैसिलिटी, नो टेलीफोन फैसिलिटी, ओनली खाना पीना एंड वॉशरूम्स एंड स्लीपिंग फैसिलिटीज़ आर अलाउड, ताकि जब तक बजट प्रेजेंट ना हो जाए, अंदर बैठ के जब तक वित्त मंत्री और इनकी टीम ने प्रिपेयर नहीं कर लिया उस बजट को, जो कि 1 फरवरी की सुबह को ये प्रेजेंट कर ही देंगी या कर देंगे, डिपेंड करता है वो मेल है फीमेल है वित्त मंत्री, तब तक देश में किसी को भी ये ना पता लगे कि एक चवन्नी भर का पैसा कौन से डिपार्टमेंट या कौन से मिनिस्ट्री को गया हुआ है। इसका एक सबसे नेगेटिव रिपरकशन पता है क्या निकल सकता है? बताओ श्रेया, क्या निकल सकता है सबसे नेगेटिव रिपरकशन है किसका? बताओ ईशा। अगर पता लग जाए तो सबसे नेगेटिव रिपरकशन क्या निकल सकता है? स्टॉक मार्केट हिल जाएगी, अरबपति खरबपति बन जाएंगे लोग, और कुछ कुछ कंगले बन सकते हैं या बनवाया जा सकता है उनको। ये राइट दे देगा काइंड ऑफ अ इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब ये एक फिनोमेना को बर्थ दे देगा इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको पहले से ही पता लग गया कि किसको ज़्यादा पैसा एलोकेट होने वाला है, एंड आपने उस पर पैसे लगा दिए, उस कंपनी के उस स्टॉक पर, उस सेक्टर पर, एंड पूरा सेक्टर बूम कर गया। सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है श्रेया, ईशा जिसको नहीं पता, इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए बजट वाले दिन ओपन होता है, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा। अगर मार्केट पूरी, एक सेकंड, अगर मार्केट पूरी ऊपर भाग रही है ना श्रेया, पूरी की पूरी तरीके से, 15 मिनट के अंदर इतनी धड़ाम करके नीचे गिर जाए, कोई नहीं बता सकता उस दिन, एंड बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है, एकदम से कभी यू टर्न मार जाए, कोई नहीं बता सकता। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप? अरे बहुत, अरे तुम IAS बन तो जाओ उसके बाद देखो। तो ये चीज़ क्लियर हुई सबको श्रेया, सबको समझ में आया है ना? तो वो जो अंदर ये लोग जो बैठते हैं, वो एक तरीके से आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि रिश्तेदारों वगैरह को तो सबको देखो पता ही रहता है, इनसाइडर ट्रेडिंग बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, सब होता है ऐसा। उसके बाद स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज़। बजट इतनी बड़ी चीज़ होती है, उसके मेन चीज़ों को हेडिंग बाय हेडिंग डिस्कस कर लिया जाता है, जैसे कि प्रीवियस चीज़ थी जनरल डिस्कशन, समझ में आ गया। लेकिन इतनी डेप्थ में डील करने का तो टाइम ही नहीं है, पूरा साल तो पता चला ऐसे डिस्कशन में निकल जाए। मैं अपनी कहीं पर बुक प्रेजेंट करने गया हुआ हूँ, मैं एक ओवरव्यू ही तो दूंगा उस बुक का, पूरी पढ़कर सुनाऊंगा, एनालिसिस दूंगा, फिर मैंने लिखा क्यों है फिर उस बुक को मैं तो हर एक चैप्टर का एक पूरा का पूरा ओवरव्यू बता दूंगा, मेन हेडिंग्स बता दूंगा, है कि नहीं? तो डिपार्टमेंटल कमिटीज इसको स्क्रूटिनाइज करती हैं। आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज ओवर, जो हाउसेज होते हैं वो एडजर्न रहते हैं लगभग 1 महीने के लिए, 3 से 4 हफ्ते, मतलब 1 महीना ही हो गया लगभग। इस गैप पीरियड में क्या होता है, 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ पार्लियामेंट की, ये नंबर आ सकता है यूपीएससी में भी आ सकता है, ठीक है? कितनी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट की जो कि एग्जामिन करती हैं? 24 होती हैं। डिटेल में एग्जामिन करती हैं, डिस्कस करती हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स को,
कंसर्न मिनिस्टर्स की और उनके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। इसका मतलब क्या है यार, एक डिपार्टमेंट है, एक मंत्रालय है, उसका जो यूनियन मिनिस्टर है, उस मंत्रालय ने यूनियन मिनिस्टर के कहने पर जो डिमांड फॉर ग्रांट रखी पार्लियामेंट के सामने, वो सारे के सारे मंत्रालयों के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा है। सारे मंत्रालय लगभग अपनी डिमांड फॉर ग्रांट को रख रहे थे, जितना उनको पैसा चाहिए था 1 साल खर्ची के लिए, वो 6,000 करोड़ रुपए चाहिए था। इन महाशय ने 24,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड फॉर ग्रांट करी है। क्या ये डिमांड फीजिबल है? सच में इतनी आवश्यकता है क्या? सच में ऐसी कोई पॉलिसी, कोई स्कीम, कोई स्टेप ऐसा कुछ लॉन्च होने जा रहा है क्या उस डिपार्टमेंट या उस कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ कि इतने पैसों की आवश्यकता है? और क्या इतने पैसे देना एकदम से ठीक है? क्या हम इन पैसों को किसी और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ या स्कीम्स या प्रोग्राम्स के लिए डेडिकेट कर सकते हैं? ये सब चीज़ें देखी जाती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ के दौरान। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती हैं फॉर द कंसिडरेशन। लेकिन वोट सिर्फ कौन सा हाउस कर पाएगा इसके ऊपर रिपोर्ट की पेशी के बाद? ओनली लोकसभा। अभी ऊपर पढ़ा था ना मैंने, कंफ्यूज मत होना कहाँ गया ये। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है। जो स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम है, इसको 1993 में स्टैब्लिश करा गया था, एंड ये जो बढ़कर हो गई हैं 24 2004 में एक्सपेंड कर दी गई थी। इसकी वजह से होता क्या, पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर इस तरीके से आता है कि वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है, ज़्यादा क्लोज होता है, इन डेप्थ होता है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि एक एक पैसे का हिसाब देख लिया जाता है हर एक डिपार्टमेंट का और उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री का। वो इसलिए क्योंकि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा और किसके जीवन पे पड़ेगा? जल्दी बताओ। जनता। क्योंकि ये पैसा है किसका? जनता का। अब जो डिमांड फॉर ग्रांट करी है ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने और उनके बिहाफ पर उनके यूनियन मिनिस्टर्स ने, इनके ऊपर अब वोटिंग होती है। ठीक है। जो रिपोर्ट्स 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ ने जो पेश करी पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में से लोकसभा का जो हाउस है, यहाँ पर वोटिंग होती है और सिर्फ यहीं पर होती है। वोटिंग का नाम कुछ इस प्रकार से होता है, वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये डिमांड मिनिस्ट्री वाइज प्रेजेंट करे जाते हैं। साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये सारी। एक जो डिमांड है वो ग्रांट तब बनती है जब प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वोटिंग हो गई हो। याद रखना, बजट की प्रक्रिया में आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखने को मिल रही है कि एक मिनिस्ट्री, श्रेया, डिमांड तो कितने भी पैसों की कर ले, लेकिन ग्रांट का मतलब क्या है? आपको सच में से तिजोरी में से निकालकर पैसे वो दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, या फिर एटलीस्ट रेडी हो गया सामने वाला देने के लिए कि नहीं देने के लिए। हालांकि जो एक्चुअल तिजोरी को खोल के जो पैसे निकलेंगे वो तो इस स्टेज में निकलेंगे। कहाँ गया? एप्रोप्रिएशन बिल में। मनी विल बी एप्रोप्रिएटेड टू यू, इट विल बी गिवन टू यू। लेकिन यहाँ पर जो आपने डिमांड रखी कि इतनी इतनी तारीख को मैंने यहाँ जाना है और घर वालों से आपने पैसे मांगे मयूर, तो वो क्या आपकी डिमांड थी? हाँ, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम देख लें, हम दे देंगे तुम्हें। आपकी कोई स्कूल की या कॉलेज की फॉरेन ट्रिप जा रही है जिसमें 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं और वो आपको मालदीव्स लेकर जा रहे हैं, किसी भी कंट्री लेकर जा रहे हैं। आप इमेजिन कर लो, अगर पहले से ही मम्मी पापा ने हामियाँ भर दी तो आपको पता है ना कि इस बार आप पक्का मालदीव्स जा रहे हो स्कूल की साइड से अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं। आपकी डिमांड थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, वो ग्रांट बन गया। ठीक है। एक्चुअली पैसे निकालकर पापा मम्मी स्कूल वालों को कब देंगे, वो एप्रोप्रिएशन बिल होता है।
तो यहाँ पर दो चीज़ें नोट करने वाली है, राइटर हमें कह रहा है। नंबर 1, वोटिंग जो होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का। राज्यसभा के पास कोई पावर है ही नहीं ऑन द वोटिंग फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स, इसको हमने ऊपर पढ़ा था पिछले, है ना। दूसरी चीज़ ये है, ये जो वोटिंग हो रही है, राइटर आपको यहाँ पर चौकन्ना कर रहे हैं एक बात के लिए कि ये वाली चीज़ ऐसी हो रही है कि ये जो वोटिंग हो रही है, ये वाली चीज़ कुछ इस प्रकार से होती है कि बजट का जो वोटेबल पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बजट की वोटिंग से कंसर्न्ड है, और बजट के भी उस वाले पार्ट से जो कि वोटेबल है। बजट के सारे पार्ट वोटेबल नहीं होते हैं। द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, याद है श्रेया लास्ट लेक्चर, चार्ज ऑन एंड चार्ज अपॉन, है ना। सब पे वोटिंग होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है ना। तो जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट, उसकी तो सिर्फ डिस्कशन हो सकती है क्या? इट इज नॉट सबमिटेड टू द वोट, इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती है। हाँ, ये तो सिर्फ डिस्कशन होती है, क्योंकि इसके लिए तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, देश चल ही नहीं पाएगा अगर ऐसा होने लगा तो। पढ़ा था ना हमने पूरी, वो आई थिंक वो डिस्कशन पूरी याद होगी आपको सबको। हर एक जो डिमांड है इसको सेपरेट तरीके से वोट करा जाता है लोकसभा के अंदर। और कैसे? अभी हमने ऊपर देखा, टर्म क्या है इसके लिए? मिनिस्ट्री वाइज। प्रेसिडेंट भी वैसे करा जाएगा, वोट भी मिनिस्ट्री वाइज करा जाएगा। इस स्टेज के अंदर जो एमपीज होते हैं, दे कैन डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द बजट। अब वो क्या होता है, क्या कर सकते हैं, उनके पास पावर होती है। याद करो, मैंने आपको कुछ समय पहले एक बात बोली थी, जो कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बोली थी, पॉलिटी में भी बोली थी, एंड टाइम टू टाइम जब से हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है मैं आपको एक बात बोलते चला गया हूँ। क्या? कि जब भी बजट के ऊपर वोटिंग होती है, अगर वो वोटिंग फेल हो जाए तो एंटायर मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, राइट? सरकार गिर जाएगी। लेकिन मैंने आपसे ये भी पूछा था, फिर ऐसा कोई करता क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे तो फिर कोई सरकार बन ही नहीं पाएगी। उनकी बनी तो उनको गिरा दिया, उनकी बनी तो उनको गिरा दिया। एंड जनता के सामने जो चुनाव से जीतकर जो एमपी होंगे जिन्होंने सरकार बनाई थी, जो बजट को लेकर आए, वो ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि देखो दूसरे जो एमपीज हैं ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने इनको पता नहीं कैसे जिता दिया, ये तो आपके दुश्मन, ये तो चाहते ही नहीं कि आपके लिए पैसा खर्च हो, हम तो इतनी अच्छी स्कीम लेकर आ रहे थे, ये लेकर आ रहे थे। लेकिन फिर भी एक बात बताओ, सामने बैठे एमपीज को ये तो लगता है ना कि हम चाहकर भी इनकी सरकार गिराएंगे तो कल को कर्मा हम पे लौट कर आएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा वो गलत एलोकेट होते हुए भी देखते होंगे। बताओ श्रेया, अर्पित, होता होगा कि नहीं होता होगा ऐसा? ईशा, होता होगा ना पक्का? अब उसमें श्रेया, मयूर, होता क्या है कि जब आप कोई गलत चीज़ देख रहे हो, भले पूरी की पूरी सरकार ना गिराओ, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए कोई एक शस्त्र तो आपके पास होना चाहिए ना, कि आप गलत को गलत बोल सको और सही को सही बोल सको, है ना। तो हम करेंगे क्या, ये जो मोशन है ना, इसलिए मैंने वो रील दी थी, जो चिंदी चोर दोस्त है उसकी जो रील मैंने ग्रुप पे दी अभी। यहाँ पर बेसिकली हम ना जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको एम्बेरस फील कराएंगे, उनके अंदर हलचल पैदा करेंगे हम कुछ मोशंस को इंट्रोड्यूस करके। देखो, साफ सीधी तरीके से अगर वोट उनके अगेंस्ट में कर दें तो सरकार ने गिर जाना है, वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि कल को अगर हमारी बन भी गई तो हमारी सरकार ने गिर जाना है। बात यहाँ पर सरकारें बनने और गिरने की नहीं है। हर एक चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर फ़र्क पड़ता है ना, तो अर्पित वो इन्फ्लेशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, महंगाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ऐसा करते करते अगर 3-4 बार गिरते गिराते सरकारों को अगर श्रेया कोई एक फाइनली चौथी पांचवी बार में सरकार टिक भी गई और उसने बोला कि अब हम ये अकड़ पकड़ बम्बे बो का गेम रोकते हैं, उस टाइम पर महंगाई बहुत हो जाएगी, वो सरकार चाहकर भी 5 साल तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगी अपने आप को, क्योंकि वो हर चीज़ के पैसे बढ़ाएंगे रिकवरी के लिए, जनता विरोध करेगी, ऐसे कभी कोई स्टेबल सरकार बनेगी नहीं। यानी कि वोट अगेंस्ट में डालना, दिस इज नॉट अ फीजिबल ऑप्शन।
लेकिन हमारे पास निंदा करने के लिए, सामने वाले को एम्बेरस फील करवाने के लिए, अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए कुछ चीज़ तो होनी चाहिए। उन्हीं चीज़ों का नाम है मोशंस। लेकिन ये वो मोशंस नहीं है, बजट वाले मोशंस हैं। बजट के टाइम पर ये प्रेजेंट करे जाते हैं, करे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि करा ही जाए। अब क्या होता है इस स्टेज के अंदर, कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग, भूलना मत इसको, जिसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग हो रही है कि हाँ सच में क्या डिमांड को मान लिया जाएगा, ग्रांट में तब्दील कर दिया जाएगा कि नहीं। जो एमपीज होते हैं, हमने ये पढ़ा, दे कैन डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द बजट। वो मोशंस भी मूव कर सकते हैं टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। देख रहे हो भाई, आपके मंत्रालय ने, आपकी सरकार, देश का जितना पैसा है उसकी सारी की सारी कमान आपके हाथ में, आपकी ही मिनिस्ट्रीज हैं, आपके ही वो यूनियन मिनिस्टर्स हैं जो कि पैसा मांग रहे हैं। दूसरे एमपीज को लग सकता है ना कि फालतू में मांगे जा रहे हैं पैसे, इतनी नीड है भी नहीं इसको, हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है जो भी इन्होंने पेश करा था हमारे सामने अपने मकसद। तो वो मोशन मूव कर सकते हैं टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं कि इतना पैसा दे रहे हो, इतना पैसा मत दो, इस पैसे को कट करो, तो इस चीज़ को बोलते हैं कट मोशन। अब ये जो कट मोशन है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ईशा, कितने लोग बैठे हैं? हाँ, जैद कंसेप्ट हाथ से तो नहीं छूट रहा है। जैद कंसेप्ट सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ। श्रेया, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं भाग रहा हूँ, पक्का ना? ठीक है। अब समझना, याद है श्रेया आज की डिस्कशन में मैंने क्या बोला अर्पित, कि 1 रुपये और 100 रुपये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बाकी सारी जो समझ में आई जाती हैं। बस इस चीज़ को याद रखना है श्रेया, सारा गेम समझ में आ जाएगा। ये 1 रुपये 100 रुपये जो है सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को एम्बेरस फील करवाने के लिए बोले जाएंगे, बस ये, और कुछ नहीं है। और एम्बेरसमेंट फील करवाना उनको ज़रूरी है, क्योंकि अगर सामने वाले को रियलाइज़ नहीं हुआ कि येस अदर पार्टीज ट्राइंग टू मेक मी फील एम्बेरस्ड, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का ब्रह्मास्त्र, अगला ब्रह्मास्त्र हमारे पास आ सकता है। तो सरकार को चौकन्ना हो जाना चाहिए। एंड सरकार क्या इस एम्बेरसमेंट से सच में एम्बेरस होती है? सामने वाले ने तो एक लॉलीपॉप दी एम्बेरसमेंट की, सच में क्या एम्बेरसमेंट फील होगी? एम्बेरसमेंट फील भी होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। उसको देखते हैं कैसे। एक होता है पॉलिसी कट मोशन। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक एमपी के द्वारा, इसको कोई ना कोई, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि एमपी ही मूव करेगा, है ना, सरकार के खिलाफ मूव करेगा। इट रिप्रेजेंट्स अ डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइन द डिमांड। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट ने, जो भी डिपार्टमेंट किसी मिनिस्ट्री का होगा, उसने फलाने जो भी पैसे मांगे होंगे किसी एक पॉलिसी या स्कीम के लिए, यहाँ पर उस पूरी की पूरी पॉलिसी को ही डिसअप्रूव करने की बात करी जाती है। बेकार है पॉलिसी, घटिया है ये पॉलिसी। और यहाँ पर देखना एमपी बोलता क्या है श्रेया इस पॉलिसी कट मोशन के अंदर, ये मोशन ये बोलता है इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ द डिमांड, कि भाई साहब तुमने जितने हज़ारों करोड़ रुपए मांगे हैं ना, तुम 1 रुपये की डिमांड रखो। तुम्हारी ये पॉलिसी इतनी वाहियात है कि 1 ही रुपये मांगो, इसके लिए मोर देन एनफ है। अब बताओ श्रेया, एम्बेरस करने वाली बात है कि नहीं है? बताओ। जब ये खबर अखबारों में आएगी अर्पित, फ्रंट हेडलाइन में, कि ऑपोजिशन लीडर ने सरकार के ऐसे ऐसे मंत्री को, उस जो मंत्रालय के ये जो मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, उनको बोला कि ये तुम्हारी पॉलिसी इतनी घटिया है, इसको 1 रुपये की तुम्हें आवश्यकता है। जनता फिर सोच विचार कर सकती है ना उस पॉलिसी के ऊपर कि इससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाले एरियाज हैं कि नहीं है, और हमारा पैसा सरकार फालतू में किसी मंत्रालय को देने में वो तो नहीं कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ भी करा जा सकता है ऐसा। अब देखो ना, फाइनेंस मिनिस्टर के पास कौन सा मंत्रालय है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन बेसिकली क्या है कि वो मिनिस्ट्री अभी ना बांटने में लगी हुई है। उस मिनिस्ट्री को भी अपनी खुद की स्कीम की हो सकता है आवश्यकता हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देयर इज़ नो सच रूल जिसके भी खिलाफ, जिस भी एमपी को गलत लग रहा है, दूसरे एमपी के खिलाफ तो मूव कर ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ आ सकता है ये सारे मोशंस। क्यों श्रेया? बिकॉज यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो बजट है ये सरकार के हाथ में है। दूसरे एमपी थोड़ी ना पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं, सरकारी डिसीजन मेकर है, यहाँ पर सब कुछ है।
तो उनको बोल दिया जाता है कि भाई साहब आपका मंत्रालय ने जो पैसे की डिमांड करी है ना, आप औकात में रहकर बात करिए, 1 रुपये ही मांगिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। द मेंबर्स कैन ऑल्सो एडवोकेट एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। तो मेंबर्स ये भी बोल सकते हैं, दो चीज़ें बोल सकते हैं, 1 रुपये लो उसके लिए, और दूसरी निंदा ये करी जा सकती है इस पॉलिसी को स्क्रैप कर कर दूसरी पॉलिसी लेकर आओ। ये सिर्फ एक बोलने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड श्रेया, अगर इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया, करता नहीं है इतनी आसानी से लोकसभा का स्पीकर इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट, पता है क्यों? अगर एक्सेप्ट कर लिया ना, सेकंड नहीं लगेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस होने में उस हाउस में क्या मतलब लोकसभा। आप बोलो श्रेया, क्या बोल रहे थे? हाँ श्रेया बोलो। कोई रूल ही नहीं है इसका राज्यसभा के अंदर, मतलब ही नहीं बैठता। उधर के एमपीज की क्या गलती है और उधर कौन से मंत्री बैठे हुए हैं? कोई मंत्रालय ही नहीं है वहाँ, समझ गए? पॉलिसी कट समझ में आ गया कि भाई अपनी पॉलिसी को या तो पूरी तरीके से ले जाओ, कट कर लो, या ऑल्टरनेटिव ले आओ। और कट कितनी कर लो, कितने रुपए ले लो इसके लिए? अब क्या सच में सामने वाला 1 रुपये लेगा, या फिर ये सच में 1 रुपये लेने की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, अर्पित वो मूवी देखी ऑल द बेस्ट? जॉनी लीवर लास्ट में पैसे मांगने आता है, जब उसका भाई आता होता है वो ग्लास में डालकर उसको सिक्के दे देता, जेब में से निकाल के, कहता बाकी के बाद में ले जाना। वो टोबो ये वही चीज़ है, उधारी देनी होती है लाखों की। श्रेया, अजय देवगन को लाखों की उधारी चुकानी होती है जॉनी लीवर की, उससे उधारी से पैसे लिए होते हैं। जेब में से चिल्लर निकालता है 5-10 रुपए के सिक्के, वो डाल देता है उसके ग्लास में, कहता है बाकी के बाद में ले जाना। इकोनॉमी कट मोशन, इट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी डेट कैन बी इफेक्टेड इन द प्रपोज एक्सपेंडिचर। ये इकॉनमी बेसिकली कोई ये इंडियन इकॉनमी और वो नहीं है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था जो है ना, जो सरकार एक खर्चा करने को कह रही है, सरकार इन द सेंस यहाँ पर कोई भी जो मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, वो एक पॉलिसी के तहत, एक स्कीम के तहत इतने पैसे मांग रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, इस पैसों से हाईवे बनाएंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे, ये मूर्ति, ये मंदिर, कुछ भी ऐसी चीज़ है, कुछ भी। तो यहाँ पर अगर किसी एमपी को लगता है कि सरकार के इस खर्चे की वजह से जो अर्थव्यवस्था है देश की वो अफेक्ट हो सकती है, तो आता है इकोनॉमी कट मोशन। क्या इसका मतलब क्या होता है श्रेया, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अपनी सैलरी को, अपनी सेविंग्स को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली खर्च करना, इकोनॉमिकली सेव करना, इसका मतलब क्या है? सोच समझ कर करना, अंधाधुंध मत लुटाना, राइट? यही है ना, यही चीज़ है। तो इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस बाय अ स्पेसिफिक अमाउंट, कि भाई साहब जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा मत मांगिए, अपनी जो डिमांड है आपकी 5,000 करोड़ रुपए की, उसको गिरा कर 4,500 करोड़ कर दो। अब ये रिडक्शन या तो लमसम रिडक्शन हो सकती है इन द डिमांड, या फिर जो मतलब मान लो कि एक डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम ना 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 एरियाज में फोकस करते हुए इसके ऊपर खर्च करेंगे, तो या तो उस आइटम को कंप्लीट तरीके से ओमिट कर लिया जाए या रिड्यूस कर दी जाए उस आइटम की डिमांड। यानी कि ये जो मान लो कि 2 एरियाज़ हैं, एक डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम ऐसी ऐसी चीज़ लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, या तो उसको कंप्लीट तरीके से हटा दो, इन मुद्दों की बात ही मत करो, या फिर इनके लिए जितना पैसा मांग रहे हो, आप कह रहे हो बाकी 3 के लिए हमें चाहिए 300 करोड़ रुपए, लेकिन इन 2 के लिए हमें चाहिए 4,500 करोड़ रुपीस, इसको या तो स्क्रैप कर दिया जाए या इसका पैसा कम कर दिया जाए। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, ये तो एक
मोशन तो एक प्रकार से रिक्वेस्ट हुई ना शुरू शुरू में, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट हो गए ना, ये इन्हीं मोशन के तहत अगला मोशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और लास्ट होता है कट मोशन के केस में टोकन कट मोशन। यहां पर क्या है, इट वेंटिलेट्स। वेंटिलेट वर्ड को समझने से पहले आप पहले मुझे ये बताओ, हम जब घर में बात करते हैं वेंटिलेशन की, व्हाट डू यू मीन बाय वेंटिलेशन? जब हम कहते हैं कि वेंटिलेशन होनी चाहिए कमरों के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म? हवा आना पास होनी चाहिए, क्रॉस होनी चाहिए, है ना? ठीक है ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेसिकली सरकार को सरकार की जिम्मेदारी इस प्रकार से रियलाइज करवाई जाती है इस मोशन को इंट्रोड्यूस करके। ये सारे के सारे टूल्स को अर्पित भूलना नहीं है, ये सारे एम्बेरसमेंट के ही टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर सरकार को उसकी जिम्मेदारी ये रियलाइज करवाई जाती है कि भाई साहब अभी एक देश की अर्थव्यवस्था के सामने स्पेसिफिक ग्रीवांस पड़ा हुआ है, यू शुड रिड्रेस डेट फर्स्ट। आप उसका स्कोप ओपन करो, वेंटिलेट करो उसे, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे के अंदर आता है। एंड यहाँ पर निंदा कैसे करी जाती है श्रेया, देखना, सरकार से बोला जाता है आप जिस चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हो ना, कोई बात नहीं सर जी, हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है, आप उसमें से कृपया 100 रुपये कम कर दीजिए, 100 रुपये दे, ये 100 रुपये इस स्पेसिफिक ग्रीवांस के लिए काम आ जाएंगे, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आपसे। जैसे ये वही वाली बात है, मम्मी ने आपको पैसे दिए खर्च करने के लिए ईशा, ठीक है, और आप पूरे के पूरे खर्च कर कर आ गए, तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि 100 रुपये तो बचा लेती कम से कम यार, काम ही आते, तेरे शादी में लगते, ज्वेलरी बन जाती तेरी। ये ताने हैं बेसिकली और कुछ नहीं है। 100 रुपये 1 रुपये, समझ गए ना श्रेया? अभी तक इतना समझ ही गए होगे। देख रहे हो मतलब मजाक उड़ाने की एक कला, कि उसको बोला जा रहा है भाई साहब आपने जो 10,000 करोड़ रुपए मांगे ना, वारे बहुत बढ़िया, बस 100 रुपये बचा लो सर इसमें से प्लीज़। तो देश के सामने जो ये आर्थिक व्यवस्था या कोई भी जो चीज़ है ना, उस पर काम आ जाएंगे 100 रुपये। इसलिए मैंने वो चिंदी चोरी वाला भी आपको वो रील भेजी थी, उसमें पूरा इंसाफ करता है वो, जो अभी ये मैंने भेजा। तो जो कट मोशन है, अब ये तो मोशन सामने वाले एमपीज दे रहे हैं ना सरकार को, ये तो निंदा कर रहे हैं, ये एडमिट होंगे हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर के नहीं होंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ये कंडीशन जो मर्जी लिखी हो, लेकिन आपको भी पता है ना, इन कंडीशन से भी ज़्यादा एक बंदा कौन इंपॉर्टेंट मैटर करता है अर्पित, जो कि एक्सेप्ट करे तभी होएंगी। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होना से थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, तो झूठी बातें हैं। लोकसभा का स्पीकर, एंड दिक्कत भरी बात क्या है, उसने लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद पार्टी छोड़ दी है? नहीं। और उससे भी बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि कौन सी पार्टी का बंदा है अभी वो उस हाउस में, जिसकी सरकार है। अब श्रेया, सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर आप अपनी मेंस में जीएस पेपर 2 में एंड ईशा इंटरव्यू में हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, किस बात को, कि यस यूके वाला वो जो मॉडल है ना, वो अडॉप्ट करना भारत में बिल्कुल ठीक है। वरना क्या फ़ायदा श्रेया इन मोशंस का, आप खुद ही बताओ ज़रा, ये क्या मोशन बनकर रह जाएंगे? सुनने में कितने अच्छे लग रहे हैं भाई, एम्बेरसमेंट के कितने अच्छे सिंबल्स हैं, लेकिन चलो ठीक है। दूसरा हमारे पास रास्ता है कि देयर शुड बी सर्टेन कंडीशन, सेटिस्फाई हो भी जाए, लेकिन जब तक मूड नहीं बन रहा भाई साहब का, कौन है वो भाई साहब? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हम कह सकते हैं बस यूके के वाले मॉडल को ले आओ, दैट ही शुड बी नो पार्टी मैन वंस ही और शी बिकम्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? नहीं, वो उसके लिए कंडीशन ही होनी चाहिए कि जैसे ही स्पीकर जो है, आप स्पीकर की पोस्ट पर आ जाओ,
आपको अपनी पार्टी जो है वो छोड़ देनी है। और ये चीज़ कैसे जस्टिफाई हो सकती है, एक और इसका एंगल है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। राज्यसभा में भी तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी तो नो पार्टी मैन है। वाइस प्रेसिडेंट किसी पार्टी से बिलोंग करता है अर्पित? राष्ट्रपति बिलोंग करते हैं किसी पार्टी से? बन गया, मैं कह रहा हूँ बन गया, लेकिन अब आप कम से कम एक इंडिपेंडेंट रूप से वो तो ले सकते हो ना डिसीजन कि भाई अब मुझे तलवे नहीं चाटने। और एक और देखो, एक सेकंड, और उसमें फिर चीज़ें ऐड कर दो ना। कौन सा श्रेय हम लोग ये कह रहे हैं कि 100% यूके की डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लो, उसके रिमूवल के प्रोसेस को उसके बाद टफ बना दो। जजेस के केस में तो भाई इतना कुछ कर रखा है, जजेस के ऊपर तो रेप तक के ब्लेम लगते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। इतना टफ प्रोसीजर है। जब तक जजेस को रिमूव करा जाएगा, हाई कोर्ट के किसी जज को श्रेया दोबारा वो जो विक्टिम होगा ना, वो मरने के बाद बूढ़ा होकर केस लड़ते रहते दोबारा पैदा हो जाएगा वो। हाँ कुणाल, क्या बोल रहे हो? तो जो कट मोशन है, इसको एडमिट होने के लिए, मतलब एक्सेप्ट होने के लिए लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर कुछ कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है। राज्यसभा में तो फ़र्क पड़ता भी नहीं है, पैसों का लेन देन, कौन सा राज्यसभा कुछ बोल देगा, कोई वोटिंग करवा देगा। लेकिन यहाँ एक मेन मुद्दा है लोकसभा के अंदर। चलो पहले देखते हैं कि एडमिट होने के लिए कंडीशंस क्या हैं, फिर आगे बात करेंगे। नंबर 1, एक पर्टिकुलर डिमांड से ही रिलेटेड होना चाहिए ये मुद्दा। अगर कट मोशन इंट्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ एक डिमांड जो कि बुरी लगी एमपी को, वो बताओ कि कौन सी चीज़ के लिए पैसा दे दिया गया, तो तुम्हें ये लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, देना ही नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए, तो वो डिमांड बताओ। दूसरा, वो चीज़ क्लियरली एक्सप्रेस करो, और आर्ग्यूमेंट या फिर निंदा वाली स्टेटमेंट्स मत वो दो कि जिसमें सरकार की तुम निंदा कर रहे हो, या पंचायतें मत बिठाओ। क्लियर बात बोलो कि क्यों गलत लगा पैसा इतना ज़्यादा देना। सरकार भी तो जस्टिफाई करेगी ना। जैसे जो सरकार कह रहा हूँ मैं, सरकार में जो वो मंत्रालय होगा, उनका जो यूनियन मिनिस्टर होगा, वो भी तो श्रेया जस्टिफाई करेगा ना उस चीज़ को कि हम इसलिए पैसा बढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए गिराने जा रहे हैं, इसलिए नई स्कीम या नई पॉलिसी लेकर आना चाह रहे हैं। तो उनकी भी तो एक खुद की एक एक्सप्रेसिव वॉइस है ना उस फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर। लेकिन अगर किसी ने इस चीज़ के ऊपर रोक टोक व्यक्त करी है, तो भाई उसको भी तो क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए कि गलत क्यों है ये। फिर हेरा फेरी देखी है श्रेया? अभी मैं बोलना वो नहीं देखी। दूसरी वाली अक्षय कुमार, ये मयूर देखी है? छत के ऊपर जब बैठ के प्लान बना रहे होते हैं अर्पित वो, कि बंदूक लेकर हम घुस जाएंगे, यही सही है, यही गलत है, वो करते हैं, तो बाबूराव मारता ना चांटा, और फिर शाम से पूछता तेरे पास कोई प्लान है तो तू बता। ये वही चीज़ है कि यहाँ पर इनको क्लियरली एक्सप्रेस करने को बोला जाता है कि मतलब मान लो कि ये शाम है, कि हाँ भाई तुम बता दो तो फिर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा करा, देश का बंटवारा कर दिया, उनसे बोला जाता है महाराज कृपया ये फालतू की चर्चा ना करें, आप ये बताएं कि क्यों करा जा रहा है। और ये फिर भी बोलता रहा कि नहीं सरकार ऐसी है वैसी है, दिस इज अ गोदी सरकार, तो उठा के उसको बाहर फेंक दिया जाता है। 3, इट शुड बी कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर ओनली। डिमांड तो ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं कंबाइन कर दूं यहाँ पर लाकर, एक बार में एक मोशन एक ही मैटर के लिए रेज करा जा सकता है। आप 10-15 बातें कंबाइन करके एक मुद्दा नहीं बना सकते। उसके बाद इट शुड नॉट मेक सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट और रिपेल ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। आपके मैंने बोला ना श्रेया, ये वो वाले मोशन नहीं है जो हमने पहले डिस्कस करे थे, ये सिर्फ बजट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी अमेंडमेंट या रिपेल ऑफ द जो देश के कानून चल रहे हैं, आप उनकी अमेंडमेंट या फिर उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, उसके बारे में चर्चा नहीं करोगे। यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट का जिस मुद्दे से लेना देना है ही नहीं, आप उस मैटर को रेफर नहीं कर सकते इन मोशंस में, इन कट मोशंस में।
उसके बाद ये जो आपका मोशन है, इट शुड नॉट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके ऊपर वैसे भी कोई वोटिंग नहीं होती। क्या होती है? जनरल डिस्कशन। इट शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट। कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, कोई केस चल रहा हो, तो जैद ऐसे किसी मैटर को भी नहीं देखा जाएगा। ईशा, इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज काफ़ी बार वर्ड आ चुका है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये प्रिविलेज है क्या। ये बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। अभी आगे चलकर इसके ऊपर टॉपिक आएगा, डोंट वरी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से कंसर्न नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सेम सेशन में कोई एक ऐसा मुद्दा उठा था जिसके ऊपर डिसीजन लिया जा चुका है, अब दोबारा ऐसे किसी डिस्कशन को रिवाइव नहीं करा जा सकता इन मोशंस में। फालतू की इधर उधर की बातें जो ट्रिवियल मैटर हो उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ट्रिवियल मैटर मतलब जैसे क्या? नहीं कि मतलब, हाँ ट्राइबल मैटर, ट्रिवियल कह लो, ट्राइबल कह लो, आपकी मर्जी यार। लिटिल इंपॉर्टेंस, हाँ लिटिल इंपॉर्टेंस, मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या मुद्दा मतलब कि आप खाने में रोटी कितनी खाते हैं, देश का ज़्यादातर अनाज तो आपके पेट में ही जा रहा है। मतलब वहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे हंसाने के लिए जो अलग अलग क्लिप्स नहीं आती हैं जैसे श्रेया, ये उन सब चीज़ों से लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। परसों रात आप होटल में पकड़े गए थे, वो सब चीज़ें। इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन जिसका कंडक्ट ऑलरेडी चैलेंज करा जा चुका है या करा जा सकता है ऑन अ सब्सटेंसिव मोशन। यानी कि वो अलग मोशन से डील हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बजट के कट मोशन के बारे में बात होनी चाहिए। उसके बाद हाउस में अगर कोई भी मुद्दे को प्रीवियसली कंसिडर करा गया हो कि हाँ हम इसके ऊपर सोच विचार कर लेंगे, यहाँ पर ऐसा भी कोई मैटर नहीं उठना चाहिए। रिपीटेड पॉइंट ही है वैसे भी जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड इट शुड नॉट सीक टू रेज अ डिस्कशन, ऐसे किसी भी मुद्दे के ऊपर जो कि पेंडिंग हो। वही जो कोर्ट वाली बात है, अगेन ये दोबारा लेकर आ रहा है। यहाँ पर कोर्ट के अलावा बोल रहा है किसी भी एक स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल के अंदर, अथॉरिटी के अंदर जिसका नेचर एटलीस्ट जुडिशल या क्वासी जुडिशल नेचर का हो, या किसी कमीशन या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, उसके सामने अगर किसी भी प्रकार का मुद्दा अगर अटका हुआ है, वो मुद्दा डिस्कशन के तौर पर यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। तो फिर कट मोशन की सिग्निफिकेंस क्या है? आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इतनी सारी पाबंदियाँ हैं, लीडर ऑफ द हाउस स्पीकर श्रेया कभी भी मानेगा इस चीज़ को? बताओ। कुछ ना कुछ इन पॉइंट्स के अंदर तो मतलब ये देख रहे हो, यहाँ पर बंदा सरकार की तरफ कुछ भी पॉइंट में इन द सेंस कि कोई भी मोशन रेस करने से पहले 10 बार सोचेगा कि एक मैटर है कि नहीं, वन डिमांड है कि नहीं, क्लियरली एक्सप्रेस करा है कि मैंने कि नहीं करा है। तो ये कभी एक्सेप्ट इतनी आसानी से होता ही नहीं है। ये सारे के सारे ये जो 13 पॉइंट लिख रखे हैं ना अर्पित, देखते ही पता लग गया होगा ये एक प्रकार की गुत्थियाँ हैं जिनको सुलझाना इतना आसान नहीं है। एंड जब स्पीकर परमिशन देगा ही नहीं इनको इंट्रोड्यूस करने की मोशंस को, तो क्या घंटा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, इंट्रोड्यूस होगा या पास होगा? उसके बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कट मोशन लाइज इन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, महत्वता है। एक तो जो कंसंट्रेटेड डिस्कशन एक स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट पर होनी चाहिए ना, ये उसको फैसिलिटेट करता है। लेकिन श्रेया भगवान जाने ये कैसी फैसिलिटेट होगी ये वाली डिस्कशन। दूसरा, ये उस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है कि सरकार को रिस्पॉन्सिबल सरकार होना चाहिए। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिव भावना जगा देता है दूसरे एमपीज़ की, प्रोब करना यानी कि इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन आगे अपनी औकात पे श्रेया देखो,
हाउएवर द कट मोशन डू नॉट हैव मच यूटिलिटी इन प्रैक्टिस, बोलने के लिए लिखने के लिए सही है. दे आर ओनली मूव्ड एंड डिस्कस इन द हाउस बट नॉट पास्ड, क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी सपोर्ट एंजॉय करती है. यहाँ पर बात गवर्नमेंट की है ही नहीं, छुपी हुई बात क्या बताओ. यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट एंजॉय करे चाहे ना करे, उससे तुम्हें लेना देना है ही नहीं. एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन है? स्पीकर. यानी स्पीकर किसका पर्सन है? देयर पैसेज बाय द लोकसभा अमाउंट टू द एक्सप्रेशन कि सर अगर ये पास हो जाते हैं सब कुछ, कि देयर इज़ अ नीड फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लोकसभा. एंड अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, यानी कि जिसको आम भाषा के अंदर बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर पास हो गया, होगा एक मिनिस्ट्री के खिलाफ पास, लेकिन उसके रिपरकशन क्या निकलेंगे? क्या निकलेंगे? एंटायर मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन इंक्लूडिंग पीएम. तो ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड फॉर डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, स्पीकर जो है ही और शी पुट्स ऑल द रिमेनिंग डिमांड्स टू वोट. एंड उसके बाद ऐसे मान लिया जाता है उनको कि वो चाहे वो डिस्कस हो रखे हो चाहे ना डिस्कस हो रखे हो, उनको पास कर दिया जाए. दिस इज नोन एज पावर ऑफ गिलोटीन. गिलोटीन मैंने आपको बताया था, श्रेया याद होगा, वो सर पहले रख के करते थे ऐसे. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.